जिसका बवाल भारत में चल रहा है। हालांकि बड़े सारे मुसलमान इसके विरोध में हैं, पर वो इसके विरोध में सिर्फ धार्मिक स्तर पे हैं। एक आम मुसलमान जो है वो इस खेल को समझ नहीं पा रहा। अगर भारत में यूसीसी लागू हो जाए तो सबसे ज्यादा फायदा मुसलमानों को होगा। अब ये बात जो बहुत पढ़े लिखे मुसलमान, बहुत हाई लेवल इंटेलेक्चुअल हैं, वो इस बात को समझते हैं। लेकिन अगर यूसीसी लागू हो गई तो जिस प्रकार हिंदुओं में पुरोहितों का महत्व खत्म हो गया है, उसी प्रकार मुसलमानों में मौलानाओं का महत्व खत्म हो जाएगा। अब तुम कहोगे कैसे? जय हिंद फ्रेंड्स। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता जो है वो आविष्कार की जननी है। और साम्राज्यवादी आवश्यकता, इंपीरियल नेसेसिटीज को पूरा करने के लिए एक नए प्रशासनिक तंत्र, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर का गठन हुआ, जिसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट था सिविल सर्विस, जो कल हमने चर्चा किया, जिसे स्टील फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया भी कहा गया। इसके 3 चरण रहे। पहले चरण में ये सीसीएस था, कॉवेनेंटेड सिविल सर्विस, फिर आईसीएस, और फिर 1950 में यही बना आईएएस। सीसीएस कंपनी ने शुरू किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, कॉवेनेंटेड सिविल सर्वेंट्स। फिर इस सीसीएस को आईसीएस बनाया 1858 के एक्ट ने, आगे चर्चा करेंगे। और 1950 में यह आईसीएस बन गया आईएएस। तो आप लोग बहुत परेशान हैं। ये सिविल सर्विस कल हमने डिस्कस किया। फिर आर्मी, नेशनल नेशन था नहीं, लॉयल्टी ऑफ द सॉल्ट का कॉन्सेप्ट था। कंपनी एक बहुत अच्छी पे मास्टर थी, तो भारत के सिपाहियों का बड़ा प्यारा रोल रहा और एक बड़ा अच्छा गेम सेट किया अंग्रेजों ने। ऑफिसर्स यूरोपियन और सबऑर्डिनेट्स इंडियन। मतलब जो कमांड देने वाले हैं वो यूरोपियन रहेंगे, जो पॉलिसी बनाने वाले हैं वो यूरोपियन रहेंगे, और जो कमांड मानने वाले हैं, जो इंप्लीमेंट करने वाले हैं, वो इंडियन रहेंगे। तो सिविल सर्विस, आर्मी, और उसके बाद पुलिस। अगली हेडिंग पुलिस। इसमें भारत ब्रिटेन से अग्रणी रहा, पायनियर। मॉडर्न पुलिस डिपार्टमेंट की स्थापना में भारत, मॉडर्न पुलिस डिपार्टमेंट की स्थापना में भारत क्या है? पायनियर है। किससे? ब्रिटेन से। क्योंकि कॉर्नवालिस ने, किसने पैदा किया इस मॉडर्न पुलिस डिपार्टमेंट को? कॉर्नवालिस ने। इस पुलिस डिपार्टमेंट को स्टैब्लिश किया कॉर्नवालिस ने। इसमें बाद में सुधार किया कर्जन ने, फ्रेजर कमीशन। बहुत जबरदस्त सुधार किया कर्जन ने, फ्रेजर कमीशन। तो मॉडर्न पुलिस डिपार्टमेंट के मामले में भारत पायनियर, ब्रिटेन से अग्रणी। अब क्यों बनाया इसको? क्या और क्यों? तो पहले क्या देख लेते हैं। व्हाट? हर शहर को कई थानों में बांट दिया गया। जैसे मान लो प्रयागराज एक शहर है, तो प्रयागराज में 10 थाने बना दिए गए। कटरा का थाना, सिविल लाइंस का थाना,
अल्लाहपुर का थाना, कीटगंज का थाना, ऐसे प्रयागराज को एटसेट्रा 10 थानों में बदल दिए गए और हर थाने के ऊपर एक दरोगा, हर थाने का इंचार्ज दरोगा, और ये दरोगा होगा इंडियन। देखो सिस्टम देखो, दरोगा विल बी इंडियन। और दरोगा से ज्यादा पावर किसमें है? दरोगा से ज्यादा पावर पुलिस डिपार्टमेंट में किसी के पास नहीं है। कहने के लिए है, कहने के लिए रिटन थ्योरेटिकल, सब पद में तो बहुत सारे लोग बड़े हैं, लेकिन जो मेन नट है पुलिस डिपार्टमेंट का वो है दरोगा। बहुत पावरफुल समुदाय, मतलब दरोगा की शक्ति एक अलग शक्ति है। एक बार एक बाबा जी केस लड़े, 35 साल बाद केस हार गए, 35 साल बाद केस जीत गए। तो जज साहब ने कहा कि बाबा जी देखा जुडिशरी, आखिर आप केस जीत गए, अपने बेटे को भी जज बनाइएगा। अरे उसने कहा साहब जज वज तो ना बनाएंगे, अपने बेटे को मैं दरोगा बनाऊंगा। बोले क्यों? अरे बोले 35 साल मुकदमा लड़े, घर द्वार सब बिक गया, जीते वो बात अलग है, लेकिन यही केस दरोगा जी ने 35 साल पहले कहा था कि 5,000 रुपया दे दो, यही खत्म कर दे। तो दरोगा ही बनाएंगे। दरोगा सारा इंडियन, और इन सारे थानों के ऊपर होगा सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी, और इनका मुख्य ऑब्जेक्टिव होगा लॉ एंड ऑर्डर। यह था मॉडर्न पुलिस डिपार्टमेंट क्रिएटेड बाय कॉर्नवालिस। लॉ एंड ऑर्डर। अब इस लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे इसने क्या किया? इसने डकैतियां रोकी, बहुत अच्छी बात। बहुत अच्छी बात। इसने एनार्की पर कंट्रोल किया, बड़ी प्यारी बात। बहुत अच्छी बात। लेकिन नेशनल मूवमेंट जब शुरू हुआ, नेशनल मूवमेंट जब शुरू हुआ तो इसने नेशनल मूवमेंट के सप्रेशन में बड़ी भूमिका अदा की। जिसने सरकार के खिलाफ रिवोल्ट किया, उसके सप्रेशन में बड़ी भूमिका अदा की। तो ये तो इसका वेलफेयर वाला पक्ष था, और ये इसका कॉलोनियल रूप था। इसीलिए आज भी कहते हैं ना कि पुलिस व्यवस्था आज भी कॉलोनियल पैरामीटर पर बेस्ड है। जाओ कोई आंदोलन करो, लगा देगी सरकार 15 केस, लड़ो जिंदगी भर मुकदमा, जाओ नौकरी के लिए, स्वास्थ्य के लिए, जाओ आंदोलन करो, जाओ बोलो सरकार के खिलाफ कुछ। सभी करते हैं। ये बेसिकली क्रिएट की गई थी, ये सेवा क्रिएट की गई थी
कॉलोनियलिज्म के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, भय पैदा करने के लिए। शोषण किस पे आधारित है? एक्सप्लॉइटेशन के लिए, एक्सप्लॉइटेशन किस पे आधारित है? फियर पे। आज लोग कचहरी जाने से डरते हैं। पुलिस और कचहरी दोनों का राहु केतु जैसा संबंध है। जैसे कुंडली में राहु केतु का संबंध है, ऐसे पुलिस और कचहरी का राहु केतु जैसा संबंध है। पुलिस केस, फिर कचहरी। अभी आ रहा हूं जुडिशियल सिस्टम पे। और मॉडर्न जुडिशियल सिस्टम का स्वरूप ऐसा था कि 19वीं सेंचुरी के इंडियंस को तो पता ही नहीं चलता था। बड़ा अनसिंपैथेटिक एटीट्यूड, अनसिंपैथेटिक, अनसिंपैथेटिक एटीट्यूड। और इसमें लिखा है, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने क्या कहा इसके बारे में, पुलिस के बारे में, इसकी तुलना की वोल्फ से, कि शीप को वोल्फ से ज्यादा खतरा नहीं है, शेपर्ड से ज्यादा खतरा है। रक्षक ही भक्षक है। ये जो पुलिस का रूप था, कॉलोनियल रूप की बात हो रही है, ब्रिटिश पीरियड की बात हो रही है। ये ब्रिटिश पीरियड में जो पुलिस थी वो रक्षक के रूप में भक्षक। स्टेटमेंट लिखा हुआ है। पुलिस विलियम बेंटिक ने लिखा है कि रेवेनियस बीस्ट ऑफ प्रे देन द वुल्फ, शेपर्ड इज मोर रेवेनियस बीस्ट ऑफ प्रे देन द वुल्फ। अब ये तुमसे प्री में पूछ लेगा कि किस गवर्नर जनरल ने पुलिस डिपार्टमेंट की तुलना भेड़िए से ज्यादा खतरनाक रूप में की थी? तो सिविल सर्विस, आर्मी, पुलिस। अगली हेडिंग, जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन। न्यायिक संरचना, जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन। अब जस्टिस जो सबसे बड़ा न्याय करता है वो है ईश्वर। न्याय, जस्टिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ अ स्टेट, बहुत इंपॉर्टेंट। न्याय प्रणाली जो है वो राज्य का सबसे अहम हिस्सा है। गांव में पंचायत होती थी, शहरों में अदालतें होती थी, या तो स्मृति या जो धार्मिक कानूनी किताब, और फिर मिडिवल पीरियड में शरीयत। काजी और पुरोहित न्याय करते थे। और त्वरित न्याय प्रणाली थी, त्वरित, आज केस कल फैसला। और न्याय का संबंध था किससे? धर्म से। अगर आप न्याय कर रहे हैं तो आप धर्म के पथ पे चल रहे हैं। प्री मॉडर्न वर्ल्ड, अब प्री मॉडर्न वर्ल्ड मतलब प्री मॉडर्न इंडिया भी उसमें आ गया कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड में जो न्याय प्रणाली थी वो सीधे सीधे धर्म से जुड़ी हुई थी।
लेकिन मॉडर्न जो न्याय प्रणाली है, मॉडर्न जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन है, वो बेस्ड है रीजन पर और ह्यूमनिज्म पर, मैन मेड लॉज। प्री मॉडर्न वर्ल्ड, प्री मॉडर्न वर्ल्ड न्याय किससे, जस्टिस किससे जुड़ा हुआ है? धर्म से। और मॉडर्न लॉज मॉडर्न वर्ल्ड जस्टिस किससे जुड़ा हुआ है? रीजन से और ह्यूमनिज्म से। यहां न्याय किस बेसिस पर होगा? ट्रेडिशन, परंपरा, कस्टम और रिलीजियस लीगल बुक्स, शरीयत और स्मृति। यहां न्याय किसके आधार पर होगा? स्मृति के आधार पर। स्मृति क्या है? लॉ बुक है, मनुस्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति प्लस शरीयत। यहां पे मैन मेड लॉज, आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। यह सबसे बड़ा फर्क है प्री मॉडर्न वर्ल्ड की न्याय व्यवस्था में और मॉडर्न वर्ल्ड की न्याय व्यवस्था में। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इन तीन के बिना स्टेट चल ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है। द थ्री पिलर्स ऑफ द स्टेट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। अब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव दो हमने देखा। जुडिशरी, इसकी शुरुआत हुई वॉरेन हेस्टिंग ने की। मॉडर्न जुडिशरी की शुरुआत की वॉरेन हेस्टिंग ने। मैं पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुका हूं जब मैंने वॉरेन हेस्टिंग पढ़ाया था। और उसने क्या किया? दीवानी अदालत और फौजदारी अदालत, हर केस, हर शहर में उसने ये दो कोर्ट एस्टैब्लिश की, दीवानी और फौजदारी। दीवानी किसके लिए? सिविल केसेस के लिए। और फौजदारी, क्रिमिनल। शुरुआत उसने की, वॉरेन हेस्टिंग ने। फिर इसके ऊपर सदर दीवानी अदालत, कोर्ट ऑफ अपील, और इसके ऊपर सदर निजामत अदालत, कोर्ट ऑफ अपील। हिंदू और मुस्लिम कानूनों को उसने जारी रखा, मुगल कानून को उसने जारी रखा, और इस प्रकार उसने मॉडर्न जुडिशियल सिस्टम का शुरुआत किया। लेकिन इस जुडिशियल सिस्टम को जिस आदमी ने मॉडर्नाइज किया इन रियल टर्म्स, वो है कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस इज द रियल फाउंडर ऑफ मॉडर्न जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया। ऐसा क्या कर डाला कॉर्नवालिस ने? क्वेश्चन मार्क। शुरुआत इसने की, लेकिन मॉडर्न जुडिशियल सिस्टम का जो रियल फाउंडर है वो है कॉर्नवालिस। पहला काम क्या किया? हायरार्की का कोर्ट्स का हायरार्की बनाया उसने। हायरार्की,
हायरार्की ऑफ कोर्ट्स, पहला काम उसने ये किया। एग्जाम्पल, हायरार्की ऑफ कोर्ट, सबसे पहला काम उसने ये किया, न्यायालयों का पदानुक्रम, हायरार्की, सबसे ऊपर, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे। जैसे आज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, सिविल कोर्ट, जो आज व्यवस्था है वो इसने शुरू की, हायरार्की ऑफ कोर्ट्स। तो सबसे ऊपर कलकत्ता काउंसिल, फिर सदर दीवानी अदालत, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, फिर कोर्ट ऑफ रजिस्ट्रार्स, फिर मुंसिफ, फिर अमीन। हायरार्की, सिविल कोर्ट, फिर क्रिमिनल कोर्ट, कलकत्ता काउंसिल, फिर सदर निजामत अदालत, फिर इसके नीचे सर्किट कोर्ट्स, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। ये सबसे पहला काम किया उसने, हायरार्की बनाई, सिविल और क्रिमिनल के कोर्ट्स की हायरार्की बनाई उसने, जो आज हम देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, देन हाई कोर्ट्स, देन लोअर कोर्ट्स, द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। ये हायरार्की कॉर्नवालिस ने शुरू की। पहला काम उसने ये किया, हायरार्की ऑफ कोर्ट्स। दूसरा, सेपरेशन ऑफ पावर। कलेक्टर फॉर रेवेन्यू, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर फॉर रेवेन्यू, एंड डिस्ट्रिक्ट जज फॉर जुडिशियरी। तो हायरार्की और उसके बाद सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत पर आधारित जुडिशियरी। यार एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल पावर एक ही आदमी को दे दोगे, इमेजिन करके देखो कि जुडिशियल पावर एग्जीक्यूटिव को दे दो, ब्यूरोक्रेसी को, तबाही हो जाए। बस इमेजिन करके देखो, सिर्फ इमेजिन करके देखो कि दोनों शक्तियां एक आदमी को दे दी जाए, जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव पावर एक आदमी को दे दिया जाए। तो पता लगा आदमी दिन में 8 बजे एफआईआर हुई, 12 बजे फैसला, 4 बजे हैंगिंग। एक केस हुआ ऐसा, नंद कुमार ट्रायल, वॉरेन हेस्टिंग के काल में। उसको आज भी लॉ में पढ़ाया जाता है, कहा जाता है जुडिशियल मर्डर। एलिजा इम्पे उस वक्त जो कलकत्ता कोर्ट थी, कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट थी, उसका चीफ जस्टिस था एलिजा इम्पे, वॉरेन हेस्टिंग का दोस्त था। और नंदलाल ने कुछ बदतमीजी कर दी थी वॉरेन हेस्टिंग के साथ। बस एफआईआर हुई, सुबह एफआईआर, दोपहर में सुनवाई, शाम को फैसला, रात में हैंगिंग। तीसरा, मॉडर्न प्रिंसिपल्स। ये सब मैंने लिखा है, मॉडर्न प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू विटनेस। पहले क्या था कि हिंदू मुसलमान के केस में गवाही नहीं दे सकता, अब कोई भी गवाही दे सकता है। प्लस एलिमिनेशन ऑफ हार्श रूल्स, इनह्यूमन एक्टिविटीज, इनह्यूमन, चोरी किया हाथ काट दिया,
वो सारी चीजें इसने खत्म की। तो हायरार्की, सेपरेशन ऑफ पावर, मॉडर्न प्रिंसिपल्स और एक्सक्लूशन ऑफ इंडियंस, ये तो उसे करना ही था। हायरार्की ऑफ कोर्ट्स, पहला काम उसने ये किया। दूसरा, सेपरेशन ऑफ पावर। तीसरा, मॉडर्न प्रिंसिपल्स। चौथा, एक्सक्लूशन ऑफ इंडियंस। ये तो खैर करना ही था। जब शोषण करना है तो जिसका शोषण करना है उसे न्यायिक जज कैसे बना सकते हो? तो संभव ही नहीं। ये चार काम कॉर्नवालिस ने किए: पदानुक्रम, पृथक्करण, आधुनिक सिद्धांत और भारतीयों को बाहर रखना। इसमें एक क्रांतिकारी काम और किया विलियम बेंटिक ने। शुरुआत किसने की? वॉरेन हेस्टिंग ने। इसको रिफॉर्म किसने किया? कॉर्नवालिस ने। और इसको इंडियनाइज किसने किया? विलियम बेंटिक ने। इसने पहला काम किया, जो प्रोविंशियल कोर्ट्स और सर्किट कोर्ट्स बनाए थे उसको खत्म कर दिया। ये जो कोर्ट ऑफ अपील्स थे, प्रोविंशियल एंड सर्किट कोर्ट्स, इनको खत्म, एंडेड। इनका सारा चार्ज कमिश्नर्स को दे दिया। खत्म कर दिया। और इंक्लूजन ऑफ इंडियंस, भारतीयों को शामिल किया। सबऑर्डिनेट पोस्ट पे। मुंसिफ, अमीन, कहीं तो किया। मुंसिफ, ऐसा नहीं सेशन जज बना दिया या हाई कोर्ट का जज बना दिया, लेकिन एक एंट्री की इसने। तो ये पहला स्टेप था। मॉडर्न जुडिशरी में तीन लोगों का अहम रोल रहा। पहला रोल वॉरेन हेस्टिंग का, जिसने शुरुआत की। दूसरा, कॉर्नवालिस, जिसने इसको रिफॉर्म किया। और तीसरा, विलियम बेंटिक, जिसने इसको लिबरलाइज किया। स्टार्टेड, रिफॉर्म्ड, लिबरलाइज्ड। ये तीनों वर्ड लिख लेना। स्टार्टेड, शुरुआत इसने किया। रिफॉर्म इसने किया। लिबरलाइज्ड इसने किया। एक तो ये काम किया। दूसरा सबसे बड़ा काम किया, कोडिफिकेशन ऑफ मॉडर्न लॉज। कोडिफिकेशन ऑफ मॉडर्न लॉज, जिसका बवाल भारत में चल रहा है। यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। हालांकि बड़े सारे मुसलमान इसके विरोध में हैं, पर वो इसके विरोध में सिर्फ धार्मिक स्तर पे हैं। एक आम मुसलमान जो है वो इस खेल को समझ नहीं पा रहा है। अगर भारत में यूसीसी लागू हो जाए फिर से इस बात को बोलने जा रहा हूं, अगर भारत में यूसीसी लागू हो जाए तो सबसे ज्यादा फायदा मुसलमानों को होगा। अब यह बात जो बहुत पढ़े लिखे मुसलमान, बहुत हाई लेवल इंटेलेक्चुअल हैं, वो इस बात को समझते हैं। लेकिन अगर यूसीसी लागू हो गई तो जिस प्रकार हिंदुओं में पुरोहितों का महत्व खत्म हो गया है, उसी प्रकार मुसलमानों में मौलानाओं का महत्व खत्म हो जाएगा।
तुम कहोगे कैसे? बहुत बड़ा खेल है ये। कोडिफिकेशन ऑफ लॉज, मॉडर्न लॉज की शुरुआत किसने की? नेपोलियन ने। दो चीजें हैं जो धर्म का जिस पर एकाधिकार था प्री मॉडर्न वर्ल्ड में, दो चीजें, एक एजुकेशन और दूसरा लॉ। प्री मॉडर्न वर्ल्ड में दो चीजें धर्म की मोनोपोली थी। ये दो चीजें धर्म की मोनोपोली, एजुकेशन एंड लॉ। और मॉडर्न वर्ल्ड में दोनों को धर्म से छीन लिया गया। सिर्फ मुसलमान हैं जिनमें अभी भी धर्म का कब्जा शिक्षा और कानून पर है। बहुत बड़ा खेल है ये। आज हिंदुओं में तुम देखो पुरोहितों का वर्चस्व नहीं है। आज हिंदुओं में पुरोहितों का वर्चस्व नहीं है क्योंकि कानून और शिक्षा दोनों धर्म से खींच ली गई है। लेकिन मुसलमानों में अभी भी कानून और शिक्षा धर्म के हाथ में है। मॉडर्न एजुकेशन बेस्ड ऑन ह्यूमनिज्म एंड रीजन और मॉडर्न लॉज बेस्ड ऑन ह्यूमनिज्म एंड रीजन। सर नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, तो ईआईसी को ऐसा क्या जरूरत पड़ा कि उन लोगों ने रिलीजियस लॉ को चेंज करवाया? मैं आ रहा हूं उस पर। कोडिफिकेशन ऑफ लॉज, आधुनिक कानून जिसको तुम आज आईपीसी कहते हो, इंडियन पेनल कोड, सीआरपीसी कहते हो, उसकी शुरुआत अंग्रेजों ने की भारत में। और 3 ईयर बहुत इंपॉर्टेंट, 1833, 1861 और 1865। इन 3 सालों ने, इन 3 वर्षों को याद रखना है। 1833 लॉ कमीशन बना, किसके लिए नेतृत्व में? मैकाले वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस लॉ कमीशन। 1833 लॉ कमीशन बना और मैकाले वॉज द प्रेसिडेंट। किस लिए बना? कोडिफाई मॉडर्न लॉज। कोडिफाई करो। क्यों कोडिफाई करो मॉडर्न लॉज? आ रहा है उस पॉइंट पे, क्यों करना? बड़े बड़े जबरदस्त खेल, बहुत प्यारा खेल। कोडिफाई मॉडर्न लॉज। और जब मॉडर्न लॉज कोडिफाई हो गए तो 1861 में लीगल यूनिफॉर्मिटी। अभी जब पढ़ाएंगे रिपन इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, इसको डिस्कस करेंगे। लीगल यूनिफॉर्मिटी, पूरे भारत में यूनिफॉर्म लीगल सिस्टम, क्योंकि लॉस कोडिफाई हो गए। और फिर स्टैब्लिश हुए हाई कोर्ट्स 1865, क्योंकि लॉ कोडिफाई हुए, लीगल लॉज इंप्लीमेंट हुए, लागू हुए। अब उनको कौन इंप्लीमेंट करेगा? तो हाई कोर्ट्स 1865, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। And these 3 developments gave judicial uniformity to India. भारत में कानून एक जैसे हो गए,
अब सवाल यह है, अदनान का बड़ा प्यारा सवाल है कि ये सब क्यों कर रहे थे वो? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि उनको ये सब करना पड़ा? कोडिफाई मॉडर्न लॉ का मतलब जैसे आज आईपीसी है, इंडियन पेनल कोड, वो रैशनलिज्म और ह्यूमनिज्म पर आधारित है, रीजन पर आधारित है कि आपने चोरी किया है, क्या चुराया? तो रोटी चुराई। अब अगर धार्मिक नजर से देखो तो रोटी की चोरी चोरी नहीं मानी जाएगी, लेकिन चोरी तो चोरी है। अब एक व्यक्ति ने रोटी चुराया, वो भी चोर हो गया, और एक व्यक्ति ने पैसा चुराया, वो भी चोर हो गया। चोर दोनों हैं। अब जज रीजन को ध्यान में रख के, सजा तो दोनों को देनी है, लेकिन रीजन और ह्यूमनिज्म और परिस्थिति को ध्यान में रख के जजमेंट करेगा। वो धर्म का सहारा नहीं लेगा, अब शरीयत में नहीं जाएगा। अब भारत में मुसलमान जो है वो यही तो फंस जा रहा है। जो क्रिमिनल केसेस है उसमें वो आईपीसी को मानता है, जो सिविल केसेस है उसमें वो शरीयत को मानता है। तर्क, रीजन और मानवतावाद पर आधारित नियमों का संकलन, इसे कोडिफिकेशन कहते हैं। नियम बनाए जाना। तुम्हारे घर में अगर कोई वकील हो, या तुम्हारे दोस्त के पिताजी वकील हो, या कोई दोस्त के घर में वकील हो, तो वकील की जो हर वकील के घर में उनका अपना एक वकालत खाना होता है, जिसमें एक छोटी सी लाइब्रेरी होती है, वकालत की सारी किताब रखी होती है। जाके देखना। और हर महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने जनरल्स आते रहते हैं, जो संशोधन होते रहते हैं, नियम बदलते रहते हैं, जनरल्स। तो मॉडर्न जुडिशियल सिस्टम की शुरुआत हुई। किसने किया? कंपनी ने। और फिर जुडिशियल यूनिफॉर्मिटी हुई इंडिया की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठा कि क्यों? अब बताने जा रहा हूं क्यों। बहुत बड़ा खेल। मैं बार बार कहता हूं ना कि जिंदगी एक खेल है। जो नियम समझेगा वो मस्त रहेगा और खेलेगा, और जो नियम नहीं समझेगा वो मारा जाएगा। दुनिया में कितने लोग हैं जो दुख से बचना चाहते हैं? कहते हैं भैया कोई हमें हमारे जीवन से दुख गायब कर दे। दुख से लड़ रहे हैं। उनको लड़ना किससे? इग्नोरेंस से। दुनिया में कितने लोग हैं जो पैसा कमाना चाहते हैं? हम सब मनी, सारा ध्यान पैसे पे लगा है, और पैसा बाय प्रोडक्ट किसका है? पावर का। दुख से लड़के क्या करोगे? पैसे के पीछे भाग के क्या करोगे? शक्ति के पीछे भागो, पैसा अपने आप आएगा। इग्नोरेंस दूर करो, दुख अपने आप खत्म हो जाएगा। खेल है ये। इसी को बुद्ध ने कहा थ्योरी ऑफ कॉसेशन, कार्य कारण का सिद्धांत। हर चीज का कोई ना कोई कारण है। दुख का कारण क्या है? इग्नोरेंस। कारण पता कर लो।